वेलकम टू हाईवे एग्ज़ाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पार्ट 1 पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पर हमें पार्ट 2 पढ़ना है। पार्ट 1 में हमने नियुक्ति, शपथ इनके बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे त्यागपत्र। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो किसको देते हैं? तो ये दोनों ही जो है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब मैंने नियुक्ति की बात करी थी तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराते हैं? तो राष्ट्रपति का बताया था। ठीक है, और वहीं पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराते हैं? तो वो राज्यपाल कराते हैं। ठीक है, यानी नियुक्ति वाला शपथ। तो शपथ की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं अगर इन्हें पद से हटाना है तो भैया ये थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। ये जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग की प्रक्रिया जैसी होती है। अगर आपको इनको पद से हटाना है तो किस तरह से हटाना पड़ेगा? जैसे कि अगर आप इनको ये बिल जो है वो अगर लोकसभा में लेके आते हैं तो 100 लोगों के लिखित हस्ताक्षर चाहिए। तो पहले कि 100 लोग जो है वो लिख कर दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है और इसमें हम सहमत हैं। और अगर ये बिल आप राज्यसभा में लाते हैं तो 50 लोग जो है वो लिखित में रिटर्न फॉर्म में ये दें कि भाई इन्हें हटाना है। ठीक है, अब जब ये रिटर्न फॉर्म में दे दिया जाता है तो फिर ये अध्यक्ष के पास जाएगा। अगर लोकसभा में लाए हो तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। ठीक है, और अगर राज्यसभा में लेकर आए हो तो फिर ये किसके पास जाएगा? उपराष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि इसकी अध्यक्षता राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर उसके बाद में ये बिल जो है वो चर्चा के लिए रखा जाएगा। चर्चा के समय पर 3 लोगों की एक जांच समिति बनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश और फिर उसके बाद एक कानून का जानने वाला। ऐसे 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी और ये 3 लोगों की कमेटी अगर लगाए गए दोषों को सही पाती है, ठीक है, तो ये बिल मतदान के लिए रखा जाएगा। और अगर दोषों को सही नहीं पाती है तो यह बिल यहीं खत्म हो जाएगा। अब अगर सही पाती है तो 2/3 बहुमत से बिल पारित होगा। 2/3 बहुमत की अगर मैं बात करूं तो 2/3 बहुमत क्या होता है कि जो उपस्थित सदस्य हैं, उपस्थित या भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। ठीक है, यानी कि ये 51% से ज़्यादा होना चाहिए 2/3 बहुमत भी। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो बिल अगले उसमें पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर ये मतदान के लिए रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 2/3 बहुमत से बिल पारित होना चाहिए। फिर ये बिल कहाँ पर जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के पास। फिर राष्ट्रपति जब इस पर सिग्नेचर कर देंगे, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कितनी कठिन प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन हटा सकती है? संसद हटा सकती है। ठीक है, अब अगर बात करें कि इनके अधिकार, तो आरंभिक अधिकारों की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकार यानी वो मामले जो कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं वो मामले कहलाते हैं आरंभिक अधिकारिता के मामले। ठीक है, अब आरंभिक अधिकारिता के मामले में पहला है कि अगर भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद हो गया हो, ठीक है, तो वो विवाद सब सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाएगा और किसी भी कोर्ट में ये नहीं लाया जा सकता। इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर कोई विवाद है, ठीक है, अगर 2 स्टेट के बीच, मान लीजिए एमपी और यूपी के बीच कोई विवाद हो गया तो भी वो मामला कहाँ पर लेकर आया जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर लाया जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है तो भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, यहाँ आपको आज़ादी है कि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके कौन से? ये तो हो गए आरंभिक अधिकारिता के मामले जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट में मूल अधिकारों से संबंधित मामले, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप हाई कोर्ट में भी सीधे जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में संसद और राज्य विधानमंडल, ये ध्यान देने वाली बात है, संसद की बात चल रही है यहाँ पर। अगर संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव से जुड़े
वाले कोई भी मामले हैं तो वो मामले कहाँ देखे जाएंगे, वो मामले भी सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, वो मामले हाई कोर्ट में देखे जाएंगे, ठीक है। अगर चुनाव से संबंधित कोई मामला है, मतदान से संबंधित, वो संसद के चुनाव या मतदान से संबंधित कोई भी मामला है, राज्य विधानमंडल के चुनाव और मतदान से संबंधित कोई मामला है, तो वो कहाँ पर, हाई कोर्ट में देखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में रेट जो है वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत है। ये हमने मौलिक अधिकारों के समय पढ़ा था, ठीक है। तो रिट जारी करने की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट को भी होती है और हाई कोर्ट को भी होती है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है वो पावर कम है, वहीं हाई कोर्ट को पावर ज़्यादा है। कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ओनली, केवल और केवल जो है वो मौलिक अधिकारों में ही जो है रिट जारी कर सकता है। वहीं पर हाई कोर्ट की अगर बात करो तो हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के अलावा और किसी भी मामले में रिट जारी कर सकता है। इसलिए रिट जारी करने की पावर की अगर मैं बात करूँ तो रिट जारी करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास कम है और हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। अब अभिलेख का मतलब क्या होता है भाई साहब, तो अभिलेख का मतलब होता है कि ऐसे मामले जिनको लिखा जाए, ठीक है, उन्हें अभिलेख मामले कहा जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ही मामलों को लिखकर रखा जाता है ताकि नीचे की अदालतों में उनको साक्ष्य के रूप में यूज़ किया जा सके, ठीक है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, ठीक है, और वो फैसले को रिटन फॉर्म में लिख लिया जाएगा, ठीक है, ताकि जब हाई कोर्ट में अगर बहस हो तो वो हाई कोर्ट में इस आधार पर बहस की जा सके कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये फलाना वर्डिक्ट दिया था यानी फलाना फैसला दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, तो उसके हिसाब से ये चीज़ सही होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा जो है वो यहाँ पर अभिलेख न्यायालय में ये भी आता है न्यायिक अवमानना, यानी कि अवमानना का मतलब होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी इज्जत को खुद बना के रखेंगे, यानी कि अगर उनके कोई भी अपमान करता है तो उसके खिलाफ ये दंड भी दे सकते हैं, दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि न्यायिक अवमानना भी अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। फिर अब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से न्यायाधीशों को हटाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपका कंप्लीट हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से दे दी है, ठीक है। अब हमारा जो बचा हुआ है पॉलिटी में पंचायती राज्य व्यवस्था। तो पंचायती राज्य व्यवस्था कुछ छोटे छोटे टॉपिक, अनुसूचियाँ और बाकी चीज़ें भी हम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपने सारे वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। राहुल गौर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें जियोग्राफी और पॉलिटी आपको है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।